हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एडिफिकेशन। मैं हूं आपका दोस्त और टीचर नितेश उपाध्याय। आज हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट की कहानी, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिस कहानी के नाम पे आपकी बुक का नाम रखा गया है। कहानी एक छोटे से एक नन्हे सीगल की है जो शुरू में काफ़ी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से वो उड़ नहीं पाता है, लेकिन एक दिन वो आखिर उड़ पाता है। कैसे उड़ता है, यही कहानी है उसकी, इसलिए इस कहानी का नाम है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। हिज फर्स्ट फ्लाइट की कहानी शुरू होती है जब वो नन्हा सीगल एक पहाड़ी पे अकेला खड़ा होता है और उसके माँ बाप भाई बहन सब उड़ चुके होते हैं। देखते हैं हम इस कहानी को। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। ठीक है, वो नन्हा सीगल था, वो अपनी पहाड़ी पे, वो तख्ती पे अकेला था। लेज क्या होता है? एक छोटी सी पहाड़ी का, छोटा सा किसी पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा होता है। तख्ते को भी लेज कहा जाता है। तो आप लोग समझ जाएंगे कि लेज क्या होता है। वो पहाड़ी का निकला हुआ हिस्सा होता है जिस पे वो था। तो वो अपनी पहाड़ी पे यंग सीगल अकेला था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके दोनों भाई और उसकी बहन पहले ही उड़ चुके थे पिछले दिन, यानी कि उस दिन से पिछले वाले दिन। ठीक है। He had been afraid to fly with them. वो काफ़ी उनके साथ उड़ने में डरा था और नहीं उड़ सका था उनके साथ वो। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, किसी वजह से, पता नहीं क्यों, जब उसने एक छोटी सी दौड़ लगाई थी, वो उस लेज के किनारे तक जाके और उड़ने की कोशिश की थी उसने। अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, जब उसने अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की थी, ही बिकेम अफ्रेड, पता नहीं क्यों उसे डर लग गया था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब उसके अंदर की बातें ये बता रहा है कि वो क्या सोच रहा था। जो समंदर था वो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था, इसीलिए लिखा गया है द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी। ठीक है, EXPANSE, इसका मतलब होता है फैलाव। तो ये देख काफ़ी दूर तक फैला हुआ था उसके नीचे, डाउन बीनीथ, और इतना नीचे दिख रहा था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, इतना नीचे था, माइल्स डाउन, कि उसको लगता था कि ये तो मीलों नीचे है, बहुत नीचे है ये, अगर मैं गिर गया तो मैं इसमें डूब भी सकता हूँ। He felt certain that his wings would never support him. वो बिल्कुल निश्चित था, आश्वस्त था, उसके अंदर ये बात बैठ चुकी थी कि उसके छोटे छोटे पंख उसका वजन कभी नहीं उठा पाएंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. इसी वजह से वो दौड़ के किनारे तक आया। उसने जैसे समंदर को देखा, उसे डर लगने लगा। उसे लगा कि उसके पंख कभी उसका वजन उठा नहीं पाएंगे, और वो डर के वापस पीछे चला गया और जाके छुप गया उस छोटे से छेद में जहां वो रात को सोया करता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. कहता है कि यहाँ तक कि तब भी जब उसके भाई और उसकी छोटी बहन, जिनके पंख इसके पंखों से कहीं ज़्यादा छोटे थे, और तब भी वो रैन टू द ब्रिंक, किनारे तक जाके, फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ा के, एंड फ्लू अवे, उड़ गए, तब भी ही फेल टू मस्टर अप करेज। मस्टर अप करेज का मतलब साहस जुटाना। वो साहस जुटा नहीं पाया। ही फेल टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। वो नहीं जुटा पाया साहस क्या करने का, उस छोटी सी उड़ान को लेने का। उस छोटे प्लंज का मतलब होता है उस किसी काम को करना, झोंका, किसी काम को करने की शुरुआत करना। बेसिकली यहाँ कहा है कि वो उस गोते को, प्लंज का मतलब कूद भी होता है, छोटी सी जंप भी होता है, उस डुबकी को लगा नहीं पाया जो
डेस्परेट थी, काफ़ी ज़रूरी थी। डेस्परेट का मतलब ऐसे व्याकुल भी होता है। तो एक बार फिर से समझिए क्या कहना चाहता है ये। उसके छोटे भाई बहन जिनके पंख काफ़ी छोटे थे वो भी उड़ गए, तब भी ये नहीं उड़ पाया, ये डर रहा था, जबकि उसका उड़ना काफ़ी ज़रूरी था, ऐसा उसे अंदर से पता भी था। His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. उसके माता पिता had come around का मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया गया है। उसके माता पिता उसके पास आए थे जब वो उड़ चुके थे उसके बाद, और वो लोग कॉलिंग टू हिम श्रिली, उसको तीखी आवाज़ में एक तरीके से उसको बुला रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, डांट रहे थे कि तुम उड़ो। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाव ऑन हिज लेग्स अनलेस ही फ्लू अवे, वो लोग उसको धमकी दे रहे थे। थ्रेटन का मतलब होता है धमकी देना। उसको धमकी दे रहे थे कि हम तुम्हें यहीं भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। टू लेट हिम स्टाव, यहीं छोड़ देंगे तुम्हें भूखा, ऑन हिज लेग्स, तुम्हारे इस छोटे से तख्ते पे, इस पहाड़ी के, अनलेस ही फ्लू अवे, अगर तुम नहीं उड़े तो, यानी कि अगर तुम नहीं उड़े तो हम तुम्हें यहीं भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे। श्रिली का मतलब होता है तीखी आवाज़ में बोलना। श्रिल एक तीखी आवाज़ होती है, उसका एडवर्ब होता है श्रिली। अपब्रेड का मतलब होता है एक तरीके से इंसल्टिंग तरीके से डांटना, ठीक है। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो उड़ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जान पर बन आई है, उड़ने में उसको दिक्कत हो रही थी काफ़ी। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह सारी बातें 24 घंटे पहले की हैं। ये उसके माँ बाप का आना, उसके भाई बहन का उड़ जाना, उसके माँ बाप का आना और उसको डांट लगाना, ये सारी चीज़ें 24 घंटे पहले की थी। सिंस देन नो बॉडी हैड कम नियर हिम, तब से अब तक कोई उसके आसपास नहीं आया था। द डे बिफोर, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. उसके पहले, उसके पिछले दिन वो पूरा दिन देख रहा था अपने माँ बाप को अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए, उनको सिखाते हुए कि कैसे उड़ा जाता है। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उड़ने की कला को एकदम परफेक्शन के साथ सिखाते हुए वो उन्हें सिखा रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि कैसे लहरों को चीर के आगे बढ़ा जाता है। स्किम का मतलब होता है ना, थोड़ा सरफेस के ऊपर जो चिड़िया उड़ती है एकदम समंदर से सटे सटे, उसमें फिर अपने वो जो पंजे होते हैं उनको डुबा के, तो ऐसा कुछ होता है वो। तो वो कैसे किया जाए, उसके माँ बाप, उस नन्हे सीगल के माँ बाप अपने बच्चों को ये सिखा रहे थे, बाकी बच्चों को जो उड़ चुके थे, सीगल के भाई बहन, और ये भी सिखा रहे थे हाउ टू डाइव फॉर द फिश, कि जब समंदर में कोई मछली दिखे तो कैसे गोता लगा के उसको हम पकड़े। सीगल बेसिकली इसके नाम में ही सी है, ये समुद्री चिड़िया ही होती है। सारस बगुले का ये छोटा भाई कह लीजिए इसको। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle. वो वास्तव में ही हैड इनफैक्ट, वास्तव में वो देख भी चुका था कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली, हैरिंग मछली पकड़ी थी। हैरिंग एक मछली होती है जो समंदर में पाई जाती है, थोड़ी छोटी सी होती है ये। कैसे उसने ये मछली पकड़ी थी, एंड डिवावर इट, और कैसे उसने इसे खाया था भंभोड़ भंभोड़ के, नोच नोच के। कहाँ? स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, कैसे उसके भाई ने वो मछली पकड़ी थी और एक छोटे से पत्थर पे खड़े होके उसको नोच नोच के खाया था, और कैसे उसके माँ बाप ये सब देख के काफ़ी गर्व से भरी आवाज़ें निकाल रहे थे। काफ़ी उन्हें प्राउड फील हो रहा था कि उनके बच्चे ने आखिरकार पहली मछली अपनी पकड़ ली। And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau
midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. एंड सारी सुबह वो जो उसका परिवार था सीगल का, वो सारे लोग, वो जो छोटा सा प्लेटिव टाइप का था ना, मतलब समंदर के अंदर निकला हुआ हिस्सा रहा होगा चट्टान का, तो उस हिस्से पे जो सामने वाली पहाड़ी अपोजिट क्लिफ और इस क्लिफ, ये जो लेज था, इनके एकदम बीच में लगभग था वो जो छोटा सा प्लेटिव था, उस पे इसके माँ बाप चल रहे थे अपने बच्चों के साथ, इधर उधर घूम रहे थे और ऐसा लग रहा था कि इसको चिढ़ा रहे थे, टॉन्टिंग हिम, हाँ, इसको ताने दे रहे थे, इसको चिढ़ा रहे थे विथ हिज कावर्डिस, इसकी कायरता को लेकर। द सन वॉज नाउ ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. अब सूरज आसमान की तरफ चढ़ने लगा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, उसके तख्ते पे ऐसा लग रहा था वो आग उगल रहा है, उसका तख्ता जो दक्षिण की तरफ जिसका मुंह था। अब सूरज की गर्मी सीधे इसके ऊपर आ रही थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उससे गर्मी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. उसने क्या किया? He stepped slowly, वो धीरे से बाहर की तरफ गया और जो तख्ते का किनारा था वहाँ तक पहुँचा, जो पहाड़ी का किनारा उस तक पहुँचा और एक पाँव पे खड़ा हो गया, दूसरा पाँव उसने छुपा लिया अपने पंखों में। उसने एक आंख बंद की पहले, फिर दूसरी आंख बंद की और फिर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप, उसने एक आंख बंद की, दूसरी आंख भी बंद की और दिखाने की कोशिश कर रहा था। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा करना, बहाना बनाना। दिखावे की कोशिश कर रहा था कि उसे नींद आ रही है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, वो एक्चुअली अपने माँ बाप को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि देखो मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, खड़े खड़े मुझे नींद आ रही, मैं बेहोश हो रहा हूँ। लेकिन फिर भी स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उसके परिवार वालों ने उस पे कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा अपने दोनों भाइयों और अपनी छोटी बहन को जो लेटे हुए थे उस छोटे से प्लेटेव पे, उस छोटी सी चट्टान पे, डोजिंग, और क्या कर रहे थे? ऊँग रहे थे। डोज का मतलब होता है, इस डोज का DOZE, ऊँगना, नींद लेना, एक तरीके से नींद में होना। अपने पंखों में अपनी गर्दन को एकदम नीचे करके वो ऊँग रहे थे। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता, सीगल का जो बाप था, वो क्या कर रहा था? अपने पंखों की एक तरीके से सफाई कर रहा था अपने चोंच से, ठीक है, उसमें से निकाल रहा था कि गंदगी फंसी हो या कीड़े फंसे हो, ठीक है। तो वो अपने पंखों की देखभाल कर रहा था, साफ सफाई कर रहा था। Only his mother was looking at him. ये सब लोग इस तरीके से अपने अपने काम में व्यस्त थे, भाई बहन सो रहे थे और इसके पिता पंखों की सफाई कर रहे थे। सिर्फ इसकी माँ ही इसको देख रही थी, इसकी तरफ देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. वो खड़ी थी, वो प्लेटिव का एक हिस्सा जो ऊपर की तरफ निकला हुआ था उस पे वो खड़ी थी। उसकी जो हम्प का मतलब कुबड़ होता है, तो उस प्लेटिव का जो हिस्सा उभरा हुआ था उस पे वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, और उसकी सफ़ेद छाती बाहर की तरफ निकली हुई थी, फूली हुई थी, सांस भरी हुई होगी उसने। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड इट्स साइड ऑफ हर पीक ऑन द रॉक। नाउ एंड अगेन यानी कि बीच बीच में कभी कभी वो क्या करती थी? उस मछली का एक टुकड़ा फाड़ती थी जो मछली उसके पैरों के पास पड़ी हुई थी, और फिर उसका टुकड़ा फाड़ के
वो अपनी चोंच को पत्थर पे रगड़ती थी। ले और लाई दोनों वर्ड्स का यहाँ यूज़ हुआ है। अंतर आप लोग समझ लीजिए। ले होता है किसी चीज़ को डालना, किसी बेसिकली बेजान चीज़ को, और लाई होता है लेटना। ठीक है, ले मतलब बिछाना भी होता है। वैसे ले खुद के लिए भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, दोनों में थोड़ा मतलब उनको समझाने के लिए एक अलग वीडियो चाहिए, मैं कोशिश करूँगा कभी बनाने की। ठीक है, तो वो पत्थर वो नोच के खा रही थी उस पत्थर पे जो मछली रखी हुई थी उसको, और अपनी चोंच को पत्थर पे घिस भी रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड है। साइट का मतलब होता है नज़ारा। ये जैसे उसने फूड को देखा, खाने को देखा, इस नज़ारे से उसको और वो पागल सा हो गया। उसका दिमाग और फिर गया क्योंकि वो तो भूखा था पहले से। हाउ ही लव टू टेयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। कितना मज़ा आता था उसको इसी तरीके से खाना खाने में, इस तरीके से फाड़ फाड़ के मछलियाँ खाने में, और खाने के बीच में अपनी चोंच को पत्थर पे रगड़ने में। टू वेट इट किस लिए, ताकि इसकी चोंच और तीखी हो सके। ये सब करने में उसे कितना मज़ा आता था, अब ये वही सोच रहा था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अपनी भाषा में ये बेचारा अपनी माँ को आवाज़ें देता है कि मेरे लिए थोड़ी मछली ले आओ, मेरे लिए थोड़ा खाना ले आओ। गौ कोल आह, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइजिवली। उसकी माँ ने उसको उल्टा चिल्लाया, उसकी तरफ उल्टा चीखती क्या है, गौ कोल आह। अपनी भाषा में उसने ताने मारे, उपहास किया, एक तरीके से इंसल्टिंग वाला ये जो डांट होती है ना वो पिलाई उसने। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो अपनी उसी आवाज़ में चिल्लाता रहा। प्लेंटिव का मतलब होता है ना, एक जो आवाज़ होती है ना मोनोटोनस, एक तरीके से आप कह लीजिए इरिटेटिंग, वो उसी आवाज़ में चिल्लाता ही रहा, आवाज़ें लगाता रहा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और एक आध मिनट के बाद एकाएक उसके गले से एक खुशी भरी चीख निकली। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठा लिया था, अपनी चोंच में दबा लिया था, और उड़ के इसकी तरफ आ रही थी। ही लीन्ड आउट, लीन का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ टेक लगाना, लेकिन झुकना भी होता है। वो आगे की तरफ झुका, ईगरली, काफ़ी, ईगरली का मतलब होता है ना, मतलब काफ़ी बेचैनी से, व्याकुलता से, काफ़ी बेचैनी से वो आगे की तरफ झुका, आगे की तरफ बढ़ा। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और वो आगे की तरफ जब बढ़ रहा था दौड़ते हुए, तो पंखों से उस पत्थर को जिस पे वो था, पंखों से नहीं, अपने पाँवों से धप धप करते हुए आगे बढ़ा, यानी कि तेज़ी से दौड़ते हुए आगे बढ़ा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस। ऐसा करके वो क्या कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि तेज़ी से अपनी माँ के और पास आ जाए। जब वो उड़ के आए, उसके मुंह से वो मछली झपट ले। But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, जस्ट अपोजिट टू हिम, बिल्कुल उसके सामने थी, उसने क्या किया, she halted, वो हवा में रुक गई। her wings motionless, उसके पंख स्थिर हो गए हवा में ही। the piece of fish in her beak almost within reach of his beak। उसकी चोंच में, बीक का मतलब तो चोंच होता है, आपको पता ही होगा, उसकी चोंच में जो मछली थी वो बिल्कुल इसकी चोंच के ऐसा लगता था पास में थी। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish। उसने एक आध पल इंतज़ार किया, काफ़ी सरप्राइज में, काफ़ी आश्चर्य में, वंडरिंग, सोचते हुए कि आखिर ये और पास क्यों नहीं आई। और एक पल उसने इंतज़ार किया, और उसके बाद भूख से पागल होके, भूख से व्याकुल होके, ही डाइव्ड एट द फिश, उसने मछली के ऊपर गोता लगा दिया, कूद गया वो मछली को अपनी माँ की चोंच से झपटने के लिए। With a loud scream, he fell outwards and downwards into space। एक बड़ी भयानक चीख के साथ
वो गिरने लगा बाहर की तरफ और नीचे की तरफ। यहाँ आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का यूज़ इसलिए किया गया क्योंकि वो तख्ते पे था और पूरा उसके पीछे सब कुछ सिक्योर था, लेकिन जब वो गिरा अब वो एक तरीके से खाली जगह में गिर रहा था, तो वो आगे की तरफ गिरा और नीचे की तरफ जा रहा था, इसलिए आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस का है। वो गिरता जा रहा था, चिल्ला रहा था। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एक बड़े भयानक डर ने, एक खौफ ने उसको अपने जकड़ में ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया और उसका दिल रुक गया। His heart stood still. उसका दिल एकदम रुक गया। He could hear nothing. ऐसा लगता था उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है, अब उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन ये चीज़ बस 1 मिनट, एक आध मिनट तक ही रही। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि उसके जो पंख हैं बाहर की तरफ फैले हुए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज breast feathers, then under his stomach and against his wings. जो हवा थी ऐसा लग रहा था वो दौड़ के आ रही है और इसके बहते हुए इसके पंखों के नीचे से गुजर रही है। इसकी छाती के जो पंख हैं उनके अंदर से ये गुजर रही है, इसके पेट को छूते हुए, और फिर इसके जो फैले हुए पंख हैं उनसे ये निकल के बाहर जा रही है। He could feel the tips of his wings cutting through the air. उसे महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख हैं वो फैले हुए हैं और उनके जो दोनों नुकीले हिस्से हैं, फैले हुए पंखों के जो हिस्से होते हैं डैनों के, तो वो हवा को चीर रहे हैं। एक चीज़ मुझे लगता है आप लोगों को यही समझा देना ज़रूरी है। फेदर और विंग दोनों ही पंख होते हैं, लेकिन फेदर बेसिकली पंख का एक छोटा सा टुकड़ा, एक बाल होता है। आप लोगों ने देखा होगा शटल कॉक बनाने में उनका इस्तेमाल होता है, तो वो फेदर्स हैं। और विंग्स वो पूरे जो उसके पंख हैं ना, डैने जिनसे वो उड़ता है, जिनको फड़फड़ा के फ्लैप करके, वो होते हैं विंग्स, ठीक है। तो ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। उसे महसूस हो रहा था कि उसके जो पंख हैं उनके नुकीले हिस्से अब हवा को चीर के आगे बढ़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। अब वो सर के बल नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स। अब वो ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे तैर के, लहरा के वो नीचे की तरफ जा रहा था, आगे की तरफ जा रहा था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो ज़रा भी, अब वो डर उसके अंदर नहीं था। नो लॉन्गर, अब और उसके अंदर और डर नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। उसे बस थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था क्योंकि उसने पहली बार उड़ान भरी थी। उसे थोड़ा बहुत डिजी, एक्चुअली एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, जैसे सर घूम रहा है, हम लोगों ने अपना बैलेंस लूज कर दिया, ऐसा लग रहा है कि अब गिर जाएंगे, जैसा लोग शराब पीने के बाद महसूस करते हैं। तो उसे वैसा ही महसूस हो रहा था, या जैसा हम लोग चक्कर लगाने के बाद महसूस करते हैं, गोल गोल घूमने के बाद। तो वो डिजी फील कर रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards. गा 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 गॉकोल आ। उसके बाद उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अपने मुंह से उसने तरह तरह की आवाज़ें निकाली, गा 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 गॉकोल आ। अपनी भाषा में वो खुशियाँ मना रहा होगा। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. स्वीप का पास्ट पार्टिसिपल है ये, सूप। उसकी माँ तेजी से उसकी तरफ बढ़ी, ठीक है, और एकदम उसके बगल से होके निकल गई। उसके पंख एकदम बड़ी आवाज़ कर रहे थे क्योंकि वो बड़ी थी और तेज़ी से उड़ रही थी। उसके पंखों से बड़ी आवाज़ हो रही थी और ये आवाज़ उसकी थी। सॉरी, यहाँ पीरियड था, फुल स्टॉप था। ही सोर्ड अपवर्ड्स के बाद ये आवाज़ जो थी ना, गा 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 गॉकोला, ये उसकी माँ की आवाज़ थी। ये आवाज़ें निकालते हुए वो उसकी तरफ बढ़ी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। उसने उसकी इस आवाज़ का जवाब दिया एक चीख के साथ। उसने वो फिर से चिल्लाया जोर से, लेकिन इस बार ये चीख डर की नहीं थी। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग। फिर उसका पिता भी उसके ऊपर उड़ते हुए निकला, स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए।
He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. फिर उसने क्या देखा कि उसके दोनों भाई और उसकी बहन वो भी इसके आसपास उड़ते हुए आ रहे हैं, कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोअरिंग एंड डाइविंग। तरह तरह की जो हरकतें करते हैं चिड़िया करती है। कर्वेट का मतलब होता है थोड़ा उछलना हवा में इधर उधर की तरफ। बैंकिंग का मतलब होता है एक पंख को नीचे करके एक पंख को ऊपर करके 45 डिग्रीज के एंगल पे घूम के उड़ना। तो इस तरीके से वो लोग उड़ रहे थे इसके आसपास। सोर का मतलब होता है हवा में तैरना और डाइव का मतलब होता है नीचे की तरफ आना। तो ये लोग उड़ रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to dive and soar and curve, shrieking shrilly. फिर उसके बाद वो भूल ही गया बिल्कुल कि वो हमेशा से उड़ नहीं सकता था। अब उसके अंदर ये भावना आ रही थी कि उड़ना तो जैसे हमेशा से मुझे पसंद है या हमेशा से ही मुझे आता है। वो भूल गया कि एक वक्त था जब उसे उड़ने में डर लगता था। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, उसने खुद की तारीफ़ की। कमेंड का मतलब होता है तारीफ़ करना। उसने खुद की तारीफ़ की कि कैसे उसने टू डाइव एंड सोर एंड कर्व, कैसे वो उसने गोता लगाया है, कैसे वो तैर रहा है, एंड कर्व कैसे वो हवा में चक्कर काट रहा है इधर से उधर, श्रीकिंग श्रीली। और ये सब करते हुए अपनी तारीफ़ कर रहा था जो जो से चिल्ला के। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। अब वो बिल्कुल समंदर के पास में था, बिल्कुल उसके बराबर में ये उड़ रहा था, बिल्कुल इसके एकदम ऊपर उड़ रहा था सीधी एक लाइन में। और उसकी चोंच, उसका चेहरा बाहर की तरफ निकला हुआ था। किधर? एकदम बाहर की तरफ, सामने की तरफ। ठीक है। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. ठीक है। उसने देखा कि एक बड़ा सा हरा समंदर उसके नीचे हिलोरे ले रहा था, जिसमें छोटे छोटे कहीं कहीं पहाड़ भी निकले हुए थे। और इन सब के ऊपर उड़ते हुए उसने अपनी चोंच पीछे की तरफ मोड़ी, शायद इसकी फैमिली इसके पीछे आ रही थी, उनकी तरफ। एंड कॉड एम्यूजिटली, यानी कि प्रसन्नता से उसने, कॉ का मतलब है कां कां करना। बहुत सी चिड़िया की साउंड्स को कॉ से ही डिनोट किया जाता है, जैसे कौवे की भी। तो उसने काफ़ी खुशी से आवाज़ें लगाईं। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. ये जो हरी सी फर्श थी, हरा सा फर्श था। हरा समंदर हरा लगता है बहुत सी वजहों से, कई अलग अलग एंगल से, रिफ्रैक्शन की वजह से, और उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं, फंजाई होती है और बहुत सी चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से ये लग सकती है। तो वो, और उसको यहाँ पे ग्रीन फ्लोरिंग कहा गया है। मतलब बेसिकली अब चूंकि इसके जो भाई बहन थे वो उड़ने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गए थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उस पर रुक चुके हैं, उस हरी चादर पे, तो हरे फर्श पे, इसलिए ऐसा कहा है। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। एक छोटी सी जो ये जगह थी, और यहाँ पे शायद ये फ्लोरिंग हो सकता है ये कोई छोटी सी हरी सी पहाड़ी का हिस्सा हो, जैसे वो प्लेटे हो। तो बेसिकली वही लग रहा है, कोई ज़मीन का हिस्सा लग रहा है। छोटी सी जगह पे वो उतर चुके थे, जो हरी सी थी। इसके भाई बहन और माँ बाप, दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वो उसको आवाज़ें लगा रहे थे, उसको बुला रहे थे। बेकॉन का मतलब ये होता है BECKON का, इशारे करना, इशारे करके अपनी तरफ बुलाना। दे वर बेकनिंग टू हिम, वो लोग इसको बुला रहे थे, कॉलिंग श्रीली, काफ़ी तीखी आवाज़ में। ही ड्रॉप्ड his legs to stand on the green sea, his legs sank into it. उसने अपने पैर नीचे किए समंदर पे खड़े होने के लिए। His legs sank into it, उसके पाँव बिल्कुल ही समंदर में डूब गए। अब देखिए, मुझे भी लगा था कि फ्लोरिंग हो सकता है ज़मीन का भी कोई हिस्सा रहा हो, लेकिन यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वो ज़मीन की बात कर रहा है या समंदर की। तो जो भी है, क्योंकि यहाँ भी वो समंदर पे ही खड़े होने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा लगता है उसके माँ बाप भी समंदर में ही खड़े थे कहीं। बट जो भी वो मैटर, वो नहीं करता। देखते हैं इसने क्या किया। इसने अपने पाँव नीचे किए और समंदर पे खड़े होने की कोशिश की। हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी,
His legs sank into it. उसके पाँव समंदर में डूब गए. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. उसे काफ़ी डर लगा. He screamed, वो चिल्लाया with fright, डर के मारे, and attempted to rise again, flapping his wings. और फिर से उसने ऊपर उठने की कोशिश की अपने पंखों को फड़फड़ा के. उसे लगा था कि वो खड़ा हो जाएगा जैसे उसके माँ बाप भाई बहन थे, लेकिन जब उसके पाँव डूब गए तो इसे डर लगा और ये चिल्लाने लगा. इसने अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर उठने की कोशिश की. अटेम्प्टेड टू राइज, ऊपर उठने की कोशिश की. बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज. लेकिन अब चूंकि वो काफ़ी थक चुका था और वो भूखा भी था, जिसकी वजह से वो कमज़ोर महसूस कर रहा था, इसकी वजह से अब वो उठ नहीं पाया. ही कुड नॉट राइज, उठ नहीं पाया क्योंकि वो थक चुका था. इस जो छोटी सी एक्सरसाइज इसकी थी ना, ये उड़ने की, ज़िंदगी में पहली बार उड़ रहा था, इतनी मेहनत की थी उसने, वो भी बिल्कुल ही भूखे पेट, तो इससे वो थक चुका था. His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther. अब वो उठ नहीं पाया बेचारा. उसके पाँव जो थे ना वो डूबते चले गए उस हरे समंदर में, और फिर उसका जो पेट था वो जाके टकराया, उसकी तोंद टकराई समंदर की सरफेस से. एंड ही सैंक नो फादर, और अब इसके आगे उसका डूबना रुक गया. उसके पाँव डूबे, उसका पेट जाके जैसे ही टकराया समंदर की सतह से, उसके बाद वो डूबना उसका रुक गया. उसके पाँव डूब चुके थे लेकिन उसका पेट समंदर के ऊपर था. ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो इसी पे तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. तो यहाँ स्पष्ट हो गया कि उसके माँ बाप किसी हरी जगह पे नहीं खड़े थे, बल्कि समंदर में ही वो ऐसे ही डूबे हुए थे, यानी कि अपने पंख नीचे करके अपनी पेट पे वो लेटे हुए थे. ठीक है, तो ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो उस पर तैर रहा था. एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स फॉर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश. अब उसके माँ बाप उसके चारों तरफ तैर रहे थे, उसको चारों तरफ से इन्होंने घेरा हुआ था, माँ बाप भाई बहन ने. प्रेजिंग हिम, उसकी सब तारीफ़ें कर रहे थे. एंड देयर बीक्स, और उनकी अपनी अपनी चोंचों से, वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, अपनी अपनी चोंच में ला के उसे डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे. ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. बस यही ये कहानी ख़त्म होती है. ये दिखाया गया कैसे वो डरा हुआ सीगल, जो बिल्कुल जैसे लग रहा था कि उसके पंख उसका भार नहीं उठा पाएंगे, और अब कहानी के लास्ट में से सेंटेंस पे ख़त्म हुआ है, ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट. आखिर उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से उड़ नहीं पा रहा था, और अब आज यहाँ तक आ गया. तो ये है कहानी. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी समझ में आई हो, पसंद आया हो मेरा पढ़ाने का तरीका. अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा. लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड कीप लर्निंग.